स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर खुशामदीद आप तमाम लोगों को इस लाइव सेशन में, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास बेशुमार मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, और जिस चैप्टर में मैथमेटिकल रिलेशंस हो वहाँ से एंट्री टेस्ट में न्यूमेरिकल के आने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जब हम मैथमेटिकल रिलेशंस की बात करते हैं तो हर रिलेशन के साथ एक कॉन्सेप्ट अटैच्ड है, तो एग्जामिनर एंट्री टेस्ट में उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है और वहाँ से सवाल बना सकता है। और चूंकि ये रिलेशन, ये कॉन्सेप्ट सब के सब किसी ना किसी क्वांटिटी के बारे में है, तो उस क्वांटिटी को बतौर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने, और इसके रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन बाकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि यहाँ से तो सवाल आए ही आए। तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। अब जब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये कहते हैं कि वायर कंडक्टर बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब भी किसी वायर या किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह जानने के लिए अगर हम एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की लेवल पर जाकर अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेट में सारे पार्टिकल्स वेल अलाइंड होते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स एक खास ऑर्डर में मौजूद होते हैं। अगर हम किसी भी आयरन पीस की बात करें, एक आम से आयरन पीस की बात करें, तो उस आयरन पीस में अगर हम माइक्रो लेवल पर जाकर उसको देखेंगे तो वहां के पार्टिकल्स रैंडमली होंगे, कोई ऑर्डर नहीं होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। लेकिन जब हम इसी आयरन पीस के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं और इसमें से करंट पास करना शुरू होता है, तो पैसेज ऑफ करंट की वजह से इसके पार्टिकल अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब इसके पार्टिकल अलाइन होना शुरू हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो गया। ये क्यों मैग्नेटाइज हो गया? क्योंकि हर एटम में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि जब वो एटम किसी और एटम के साथ सपोर्टिव रोल प्ले करेगा तो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा, और जब वो एटम किसी और एटम के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यहां पर हम ये कहते हैं कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करेगा तो वो वायर मैग्नेटाइज हो जाएगी। और जब हम लोग इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो आप राइट हैंड रूल, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल अप्लाई कैसे करना है? राइट हैंड रूल आपने इस तरह अप्लाई करना है कि थंब ऑफ राइट हैंड को आपने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेके जाना है और फिंगर्स को कर्ल कर देना है। अब जब आपका थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है और आपने फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर है ये डिस्क्राइब करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक मतलब आप यूं कह लें कि एक शॉर्ट की है डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट करने के लिए, वो याद रखिएगा। याद रखिएगा हमारे पास 4 डायरेक्शंस, 4 तरह की डायरेक्शंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? वो डायरेक्शन जो टुवर्ड्स राइट होती है, वो डायरेक्शन जो अपवर्ड होती है, वो डायरेक्शन जो आउट ऑफ द पेज होती है, और वो डायरेक्शन जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये चारों डायरेक्शंस पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं, और हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हम 4 डायरेक्शंस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और ये चारों डायरेक्शंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। यानी अगर कोई चीज लेफ्ट में हो, कोई चीज डाउनवर्ड जा रही हो, कोई चीज इनटू द पेज जा रही हो, या कोई मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो, सॉरी क्लॉकवाइज हो, तो हम ये कहते हैं कि ये चारों डायरेक्शंस हमारे पास नेगेटिव कंसीडर की जाती हैं। तो जब भी करंट अपवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, या टू द राइट जा रहा होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब भी करंट डाउनवर्ड जा रहा होगा, लेफ्ट साइड पर जा रहा होगा, इनटू द पेज आ रहा होगा, तो हमारे पास
जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा क्लॉकवाइज होगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्योंकि जब डायग्राम वाले सवाल को इस तरह के बनते हैं तो वहां पर इस तरह की सिचुएशन हमें इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। अब जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो हमें यह पता है कि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स ओवरलैप करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, और इसी की वजह से हमें पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट को जिसको हम कहते हैं कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और हम ये कहते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहे हैं, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, आप उसको एक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। और जब हम इस मैग्नेटिक फोर्स की देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि हमारे पास कंडक्टिंग ट्रेल्स हैं, हमारे पास बैटरी है जो करंट सप्लाई कर रहा है, हमारे पास एक कंडक्टर है, और हम ये कहते हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ को हम अगर लिखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि हम इसको कैपिटल एल से शो करते हैं। और जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ओवरलैप करेंगी। जब ये ओवरलैप करेंगी तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, और जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी तो वो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है यहां पर, और हम ये कहते हैं कि ये फोर्स बराबर होती है आई एल क्रॉस बी के। क्रॉस प्रोडक्ट है, जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी आई एल बी साइन थीटा। और हम ये कहते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है राइट हैंड पाम रूल। आप फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेकर जाएंगे, आप थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेकर जाएंगे, और आपकी पाम शो करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये जो सिचुएशन आपके पास नजर आ रही है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह है, आपके पास फिंगर्स ऊपर की तरफ जो फील्ड की डायरेक्शन है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हमारे पास आ रही होगी कि जनाब फोर्स इस तरह यहां पर लग रही है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट की टाइप कौन सी है। हम जब भी किसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, हम जब भी किसी थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो जब करंट की बात आती है उसके अंदर तो हम नॉर्मली जनरली हम लोग कन्वेंशनल करंट की ही बात करते हैं। लेकिन अगर यहां पे जो ट्विस्ट आता है पेपर में वो ये कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर देता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहा होगा तो आपको डायरेक्शन आपके पास जो भी आ रही होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जनाब अगर मैं थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट लेके जाता हूं, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेके जाता हूं, तो मेरी पाम जो फोर्स एक्सप्लेन कर रही होगी बेसिकली फोर्स उसके ऑपोजिट आ रही होगी। मेरी पाम जो फोर्स एक्सप्लेन करेगी एक्चुअल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉनिक कंसीडर किया है। इलेक्ट्रॉनिक अगर उसने फ्लो की डायरेक्शन हमें बताई है तो हमारी पास तो कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है। तो फिर हम जब कन्वेंशनल करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट के साथ किस तरह कंपनसेट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम थंब को उसी तरह फ्लो ऑफ करंट की तरफ ही रखेंगे, लेकिन ये जो पाम का रुख होगा ना हमारा, ये जिस तरफ भी आ रहा होगा असल फोर्स उसके ऑपोजिट लग रही होगी। एक बात, एक और बात जो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस तरह के जो रिलेशन होते हैं हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इसमें फोर्स की डिपेंडेंस होती है इस फंक्शन पर साइन थीटा पर। तो अगर मैं ये कहूं कि इफ साइन थीटा इज 1 तो हम ये कहते हैं कि देन फोर्स जो है हमारे पास वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो बराबर हो जाएगी आई एल बी के। अब मैं अगर एक और रिलेशन यहां पे जनरेट कर दूं जो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, वो ये कि मैं आई एल बी की जगह पर एफ मैक्सिमम लिख देता हूं, तो मेरे पास एफ बिकम्स इक्वल टू एफ मैक्सिमम इनटू साइन थीटा। ये एक काम की बात जो आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो ये कहे कि जी मैक्सिमम फोर्स तो इतनी लग रही है, अगर थीटा चेंज कर दें, अब थीटा 90 डिग्री नहीं है, अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 1 नहीं है, तो फिर आप बताएं फोर्स कितनी रह जाएगी। तो फिर हम इस रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी जगह पर जब इस रिलेशन को इस्तेमाल करना हो हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ क्या चीज़ है, तो हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको बी से शो किया जाता है, टेस्ला में मेजर किया जाता है, और वो जो रिलेशन हम लोगों ने अभी देखा कि F इज इक्वल टू
ILB, उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं B इज इक्वल टू F/IL, और यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड परपेंडिकुलर। जब हम प्लेस्ड परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर साइन थीटा अब 1 हो गया है टू अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी ये सारी क्वांटिटीज अगर 1 हो तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 टेस्ला आ जाती है, और हम कहते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। और इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो हम इस बात को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वेबर अभी हम जस्ट पढ़ेंगे, और इसी यूनिट को हम लोग 10⁴ गॉस भी कहते हैं। ये सारी यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हैं। ये सारी जो आपके पास यूनिट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड सिंपल अगर हमारे पास आ जाए मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से आ जाए, तो ये सारी यूनिट्स, ये चारों की चारों यूनिट्स एक ही तरह की बात है। सिर्फ इसमें गॉस के साथ 10⁴ आ जाता है, बाकी सारी यूनिट्स इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे वेटेज रखती हैं। फिर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एक इस तरह के कंडक्टर का है कि जैसे पहले तो हमने कहा था ना कि वो कंडक्टिंग ट्रेल्स के ऊपर रखा हुआ है, वो कंडक्टिंग ट्रेल्स के ऊपर नहीं रखा हुआ बल्कि एक स्विंगिंग मतलब कर सकता है, ये स्विंग कर सकता है, मूव कर सकता है। अब यहां पे वही कहता है कि यहां पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इस तरह है, और हम ये देखते हैं कि जनाब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो क्योंकि करंट इधर से आ रहा है इस तरफ को फ्लो कर रहा है, ये आई की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है, और जब ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताएं कि जनाब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कैसी होगी। तो अगेन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, करंट, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आपकी पाम जाएगी, मूव करेगी आगे की तरफ, तो ये मूव करता जाएगा आगे की तरफ, इस तरफ को इसकी मूवमेंट, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ भी है। अब ये एक हमारे पास एक और केस था स्विंगिंग का, तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर वो कंडक्टिंग ट्रेल्स के ऊपर कंडक्टर को प्लेस किया होता है, और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेट करंट अप्लाई किया हुआ है, तो बताएं कि क्या सिचुएशन बन रही होगी। अगर ये सिचुएशन ना हो, इस तरह किसी कोई सिचुएशन हो, फिर क्या करना है, तो फिर में हम भी एक बताते हैं कि जनाब इस सूरत में भी कॉन्सेप्ट एक ही है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर कन्वेंशनल करंट हो तो सेम रूल, और इलेक्ट्रॉनिक करंट हो तो जो पाम का रुख बनेगा फोर्स उसके ऑपोजिट साइड पे लग रही होगी। एक कोई क्विज देखिएगा जरा ध्यान से, इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड। वो कहते हैं कि इफ अ वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला, if force experienced by the wire is half of its maximum possible value, then angle between length of the wire and magnetic field lines will be। अब देखिए ना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जब इस तरह का सवाल एंट्री टेस्ट में हमसे पूछ लिया जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास तो फॉर्मूला था ILB साइन थीटा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आज के लेक्चर में जो पहली बात हमने सीखी वो ये थी कि F इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम साइन थीटा। और उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि जो फोर्स लग रही है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है। जब वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है तो F इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम ओवर 2। आप इस बात को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, जब आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F मैक्सिमम ओवर 2 इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। एफ मैक्सिमम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो रिलेशन बचेगा वो बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। और जल्दी से मुझे बताएंगे मुस्तकबिल के डॉक्टर्स कि क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री 30 डिग्री के। वेरी गुड, शाबाश, ये तो जबरदस्त हो गया। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास इस तरह का सवाल। अब देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन था जो मोस्टली रेगुलर क्लास पढ़ते हुए हमें जहन में ही नहीं आता कि यार इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। और ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जैसे वो डिस्प्लेसमेंट को
एम्पलीट्यूड से रिलेट कर दिया जाता था, या इस तरह की मुख्तलिफ रिलेशन, जैसे ईएमएफ को मैक्सिमम ईएमएफ के साथ रिलेट कर दिया जाता है, करंट को मैक्सिमम करंट के साथ, तो फोर्स को मैक्सिमम फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, और फोर्स बिकम अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो इस बात को जरा जहन में रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, और मैग्नेटिक फ्लक्स की ये डिस्कशन बड़ी सिंपल सी, कि हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। अब सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया से मुराद हमेशा इफेक्टिव एरिया हुआ करता है। जब हम कहते हैं ना सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, इसका मतलब ये कि इफेक्टिव एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है जो फेस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और जब हम इसकी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो ये एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में अगर ए नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, और वेक्टर एरिया हमेशा इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू दी सरफेस होती है। अच्छा, फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बी ए कॉस थीटा हमारे पास बन जाता है, और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और जब हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि अरे वाह, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वापस बी जैसी हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक इंडक्शन हो, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, ये सब एक जैसी बातें हैं। और जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की, तो हम ये कहते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास वेबर है। और कोई आपसे पूछ ले कि वेबर किसके बराबर होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर के। ये बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर के। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इस डिस्कशन में हमें ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ बदलता जाता है। जब आपके पास थीटा 0 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर बी ए के बराबर होगा, और ये हमारे पास इसका मैक्सिमम केस होगा। जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा, अब ये थीटा कौन सा एंगल है, बेसिकली सरफेस के साथ या वेक्टर एरिया के साथ, जल्दी से बताएं। वेक्टर एरिया और वेक्टर एरिया के साथ एंगल कैसे लेते हैं हम, बेसिकली नॉर्मल को कंसीडर करते हैं, नॉर्मल टू दी सरफेस को कंसीडर करते हैं। और जब हम नॉर्मल टू दी सरफेस को कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास, तो अब यहां पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा हमारे पास मिनिमम केस। और अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें थीटा की वैल्यू कोई भी हो, कोई भी एंगल हो, तो फिर हम सिंपल बेसिक इक्वेशन वाली बात करते हैं, और हम कहते हैं कि ये बी ए कॉस थीटा हो सकता है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपने, इस सारी बात को याद रखना है, ये बी पर जरा नजर रखनी है आपने। इससे मुतालिक एक और सवाल मैंने पूछना भी, बी पर कॉन्सेंट्रेट किए रखें जरा, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सारी बात ही मैग्नेटिक फील्ड की चल रही है, तो इसकी वैल्यूज मुख्तलिफ तौर पे हमारे पास आती हैं, तो इसको जरा जहन में रखिएगा। एक कोई क्विज देखते हैं, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा मजे का भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 9.8 10⁻⁻6 वेबर passing through a closed area has a magnetic induction 2 into 10⁻⁻6 टेस्ला. The area of enclosed surface is. अब ये बड़ी सिंपल सी बात उसने पूछ ली हमसे, और उसने कह दिया जनाब कि जनाब ये बी ए के बराबर होता है, और आप ये बता दें कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो ए की वैल्यू बराबर होगी 5/b के। अब होता क्या है, ये सवाल शामिल करने का मकसद क्या है, ये सवाल शामिल करने का मकसद ये है कि हम आम तौर पे जब भी 10 की पावर्स आती है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार अब इसका क्या करना है, तो इसका कुछ नहीं करना है, ये आम तौर पे खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है, या जब हम इनको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, बाकी कैलकुलेशन एक तरफ करते हैं। अब हमें पता है फ्लक्स कितना है, 9.8 10⁻⁻6 और 2/10⁻⁻6। अब देखिए खुद ब खुद कैंसिल आउट हो गए। 9.8 अव्वल तो 9.8 को सॉल्व करना, 2 पे डिवाइड करना कोई मसला ही नहीं है, और ये जवाब भी मुझे आ गई थी, आवाज आ गई थी। क्या था जवाब इसका, 4.9। ये बेस्ट ऑप्शन है, और बेस्ट स्टूडेंट्स हमेशा बेस्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं। अब लेकिन अगर देखें जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्हें ये फ्रैक्शंस, ये पॉइंट्स को सॉल्व करने में मसला होता है, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूं कि आप ये करें, 9.8/2 था ना, आप इस पॉइंट को रिमूव करें और इसकी जगह पे यहां पे 10 लिख दें, ठीक है। अब 2 को 98 के साथ सॉल्व कर लें, जो आसान काम है, तो ये बन गया 49/10, ये वापस एडजस्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4.9।
तो जब भी फ्रैक्शन इस तरह की आ रही हो जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हो ना, आप फौरी तौर पे उसके पॉइंट को रिमूव करें, उसकी जगह 10 या 100 या 1000 जो भी लिखा जाता है, जो भी एडजस्टमेंट है उसको लिखें, बाकी वैल्यूज को सॉल्व करें और उस पॉइंट को दोबारा ऊपर एडजस्ट कर दें। तो ये एक बड़ा आसान मेथड है यहाँ पे हमारे पास बनता है। एम्पेयर्स लॉ बड़ा फंडामेंटल लॉ है। आप लोगों ने ना बुक में मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे होते हैं और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम आता है। मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास 4 इक्वेशन है, गॉसेस लॉ, फेरेडेज लॉ, फिर हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, वो इस रेंज में नहीं आता, हमारे सब्जेक्ट की रेंज में नहीं आता। और चौथी इक्वेशन है इम्पेयर्स लॉ। इम्पेयर्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? इम्पेयर्स लॉ ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एंड लेंथ ऑफ द लूप एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उस करंट के पैसेज की वजह से उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द डेवलप हो रही होती है, वो कहता है इसकी लेंथ ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डॉट प्रोडक्ट म्यू नॉट आई के बराबर होती है। म्यू नॉट क्या चीज है? म्यू नॉट बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी फ्री स्पेस किसी भी जगह पर कितना अलाउ करती है, कितना सपोर्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने में। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, और इसकी वैल्यू को सिर्फ याद नहीं रखना, इसकी यूनिट को भी याद रखना है, वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट, एक बात जरा ना क्विकली समझ ले, और वो ये कि ये जो लेंथ ऑफ द लूप होती है ना, अगर मैं ये कहूं कि एल इज लेंथ, तो लेंथ का सर्कुलर जो हमारे पास इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है? इसका जो सर्कुलर इक्विवेलेंट होता है ना, वो बराबर होता है 2 पाई आर के, सरकमफेरेंस के। शाबाश, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बी इंटू 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई, और बी कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। जो बात यहां से याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप ये देखो बी और इस आर का इनवर्स रिलेशन बनता है, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि हमें आदत है अमूमन आर स्क्वेयर को इनवर्सली रिलेशंस में देखना। आमतौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इनवर्स होती है आर स्क्वेयर की, फोर्स वो भी इनवर्स होती है आर स्क्वेयर की, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी इनवर्स होती है आर स्क्वेयर की। लेकिन यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो इनवर्स है आर के, लीनियर वैल्यू के। ठीक है, इस बात को जरा याद रखना है आपने। फिर जब हम लोग इम्पेयर्स लॉ की बात करते हैं तो इम्पेयर्स लॉ में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। और हम ये कहते हैं कि सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर रैप्ड इन मेनी ट्रंक्स, व्हेन अ करंट पासिस थ्रू इट इट क्रिएट्स नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। यानी एक लूप है, एक क्वाइल्स हैं और उनके नंबर ऑफ लूप्स हैं, और जब उसमें से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बड़ी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कैसे करना है? क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने से पहले एक काम की बात जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, कि इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, यानी इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स अलग अलग मौजूद होते हैं। तो यहां पे भी राइट हैंड रूल। अच्छा, राइट हैंड रूल अप्लाई करने में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल भी इसको जो है ना आपने लाइटर वे में नहीं कंसीडर करना, इसको बड़ी संजीदगी से समझना है कि अगर आप नोट कर रहे हो ना, ये आम ऑब्जर्वेशन है, आप नोट कर रहे हो ना, मैं आपसे कहूँ यार ये राइट हैंड रूल अप्लाई करो, तो अक्सर स्टूडेंट भला क्या करते हैं, वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हाथ से नोट कर रहे होते हैं और राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे होते हैं लेफ्ट हैंड से, और सारी बात ही खराब हो जाती है। तो राइट हैंड रूल में आप यहां पे क्या करोगे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहां पर अगर आप देखो ये जो डायग्राम आपके पास है, आपने फिंगर्स को कर्ल किया, जब आपने फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका थंब चला जाएगा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। यानी हम ये कहते हैं कि राइट हैंड रूल सोलिनॉइड पे कैसे अप्लाई करना है। सोलिनॉइड पे जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, और मैग्नेट में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो रही होती है। तो ये बिहेवियर है बार मैग्नेट के तौर का। और जब हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट एन आई, और एन हमारे पास नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी यानी हम इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन ओवर एल आई, और ये इक्वेशन बिलअमूम इस्तेमाल की जाती है सवाल बनाने के लिए। कभी वो कहते हैं लेंथ को कम कर दिया, कभी वो कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया, कभी वो कहते हैं दोनों को बढ़ा दिया, दोनों को कम कर दिया, करंट अनचेंज है, इस तरह की बातें मुख्तलिफ होती हैं। कहते हैं सॉलिनाइड को कट कर दिया दरमियान में से, अब बताएं क्या होगा भाई। जब सॉलिनाइड को कट कर दिया तो उसकी लेंथ भी हाफ हो गई, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो गए, तो फर्क क्या होगा? फर्क कोई भी नहीं होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस तरह की जो भी खेल खेला जाता है वो बिलअमूम इस इक्वेशन के साथ होता है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि वो यूज राइट हैंड रूल, ये वाली बात जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली अभी। अब एक क्विक क्विज, और ये क्विज जरा ध्यान से समझने वाला है, इसको जरा गौर से पढ़ें, सॉल्व करें, और फिर आपने मुझे इसका जवाब देना है। मैं जस्ट आपको समझा देता हूं एक दफा सिचुएशन। वो कहते हैं कि इफ आई, जी 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 जी, दोबारा आप कर देंगे एक्सप्लेन फॉर्मूला को जो आपने बीच से एक्सप्लेन किया है अभी? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला ना। जी जी सर, ये बात जी, ये बात। देखिए बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नोट तो आपके पास कांस्टेंट हो गया ना। ये है नंबर ऑफ टर्न्स और ये है लेंथ ऑफ द सॉलिनाइड, और ये हो गया आपके पास करंट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गई हैं, तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगी, डायरेक्ट वो भी रिलेशन है, हाफ हो जाएगी। डायरेक्ट। अच्छा, अगर मैं ये आपसे कहूं कि लेंथ हाफ हो गई है, अब बताएं मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको यहां पे 2 को डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। ठीक है ना? और जब मैं ये कहूं कि आपके पास एक सॉलिनाइड थी और आपने उसको कट कर दिया, तो अब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो जाएंगे और आपके पास लेंथ भी हाफ हो जाएगी। अब जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास ये भी n ओवर 2 हो गया, I ओवर L ओवर 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई फर्क ही नहीं आएगा इसके ऊपर, सेम की सेम। तो हमने ये देखना होता है इस न्यूमेरिकल में, इस तरह के क्वेश्चन में, कि जो भी सवाल आ रहा है उसको ना बड़ा कूल काम होके देखें आप, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए आपके, बिल्कुल पुरसुकून होके। उसने क्या कहा है? नंबर ऑफ टर्न्स। मैं जो प्रैक्टिस करता हूं ना यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रैक्टिस को सीखें। कैसे? कि जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना पेपर में, उसको जरा एक दफा उसको प्रोमिनेंट कर लें। अच्छा, ये करंट हो गया, करंट सेम, उसने कहा ये करंट सेम है, सेम हो गया। उसने कहा नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गए ना, आप उसको प्रोमिनेंट कर दें कि अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गए, लेंथ भी हाफ होगी, लेंथ भी हाफ होगी। आप एक दफा फॉर्मूला लिखें, उस फॉर्मूले के अंदर उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास खुद जो कैंसिलेशन, उसको कैंसिलेशन करके खुद ब खुद आंसर जनरेट हो जाएगा बगैर किसी कैलकुलेशन के। ठीक है? अब यहां पर देखिएगा, ये जो हम सवाल करने लगे थे, उसने कहा इफ आई इज द करंट, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि अच्छा आई करंट पास कर रहा था थ्रू अ सॉलिनाइड ऑफ लेंथ एल। अब लेंथ ऑफ सॉलिनाइड कितनी है? एल, एंड नंबर पर यूनिट लेंथ इज एन। अच्छा, उसने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा, वो खाली सिंबल्स बता रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सॉलिनाइड इज। इस सवाल को जो सॉल्व कर लेगा ना, उसके लिए इसका मतलब है यहां तक की तो बात कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। देखिए, अब परेशान नहीं होना कि सॉलिनाइड का फ्लक्स कहां से आ गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं सॉलिनाइड का फ्लक्स। अब क्या, कुछ नहीं होगा, सुकून से बिस्मिल्लाह पढ़ ली है ना, काफी है। फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी ए का। गुड। अच्छा, सॉलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है? म्यू नॉट सर एल। इसका आंसर ए वाला है। अभी देखें तो सही, अभी ए देखें। ऑप्शन इज द राइट और नॉट? नहीं, ए इसकी राइट ऑप्शन नहीं होगी, अभी देखते हैं ना, देखते हैं, सारे मिलके कर रहे हैं अभी। म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और हो गया ए। ठीक हो गया? अब यहां पर देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना, हमने तो उसने कहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल सॉलिनाइड। आपने सारे सॉलिनाइड की बात करनी है, कंप्लीट सॉलिनाइड की बात करनी है। तो जब कंप्लीट सॉलिनाइड की बात करनी है तो उसके सारे नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे आप। जब सारे नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एन से, तो ये बन जाएगा एन म्यू नॉट एन आई ए। अब इस तरह की तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी अभी आपको पता है
कि नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होते हैं n ओवर l के, और n बराबर होता है n l के। इस वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये बन जाएगा n l म्यू नॉट n i a। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन बनेगी म्यू नॉट n स्क्वायर l a i, ये मेरे पास बन जाएगा यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स। और ऐसी कोई ऑप्शन नजर आ रही है आपको? जी। ऑप्शन सी। तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये एक ऐसा सवाल था जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन जब भी ये टर्म आई ना होल सोलिनाइड, भाई उसने होल सोलिनाइड क्यों कहा? उसने होल सोलिनाइड इसलिए कहा ताकि हम इग्नोर ना कर जाए नंबर ऑफ टर्न्स के फैक्टर को। हम ये ना कह दें कि यार वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एक्सप्लेन कर रही है, और जब हमने कंप्लीट सोलिनाइड की बात करनी है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, क्योंकि हर लूप में से पास होने वाले फ्लक्स को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो जब हम हर लूप में से पास होने वाले फ्लक्स को अलग अलग कंसीडर करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे n, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। अब चूंकि ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं थी तो हमने n की फॉर्मूले को यूज कर लिया, और हमने कहा कि n ओवर l इज इक्वल टू स्मॉल n, और कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू l, और उसको जब यूज किया, पुट किया, स्क्वायर कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। जी, कोई सवाल यहां तक? फिर हम बात करते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अच्छा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब मैं खुद से इसको कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वो कहते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और हम ये कहते हैं कि जब भी किसी इफ ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। आप जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवाते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। इस फोर्स की क्या वजह है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। वो ये है, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन लें, कि ये जो स्टेशनरी चार्ज होता है ना, स्टेशनरी चार्ज के पास सिर्फ एक फील्ड होती है, और वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ एक फील्ड होती है स्टेशनरी चार्ज के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। बस, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। लेकिन जब होता है ना मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई स्टेशनरी चार्ज होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसे कुछ नहीं कहेगी। जब मूविंग चार्ज होगा और आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो अब उस मूविंग चार्ज की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब उस मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जब इस एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और अगेन इस फोर्स को कंसीडर करने के लिए राइट हैंड पाम रूल, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, प्लेस योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फोर्स आपके पास लग रही है, ये फोर्स एक्सप्लेन करेगी कि जनाब, ये डायरेक्शन एक्सप्लेन करेगी कि इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही है, और ये हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी। और जब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्यू वी क्रॉस बी, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिख देते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और अगेन अगर कोई आपसे पूछे तो आप यहां पर भी कह सकते हो कि ये हमारे पास एफ मैक्सिमम साइन थीटा, यानी ये एक इंपॉर्टेंट की है, शॉर्ट की है, ये आपने याद रखनी है, ताकि पेपर में अगर आपसे पूछा जाए इस तरह के हवाले से सवाल तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड वी यूज राइट हैंड पाम रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि जब भी आपने डिफ्लेक्टिंग फोर्स को कंसीडर करना है ऑन ए मूविंग चार्ज, तो आप राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करोगे एंड प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जब ये फोर्स लग रही होगी तो ये बताएगी कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही होगी। और हम यहां पर ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स, और ये हमेशा चार्जेस को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने की कोशिश करती है। और जब ये चार्जेस को सर्कुलर पाथ पर मूव करवा रही होती है तो फिर यहां पर जो बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो।
पेपर में जितनी मर्जी वैल्यूज वो दे दे, अगर उसने ये कह दिया ना कि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो जरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से वर्क डन हमेशा जीरो ही होता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो ऑल द टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जितनी मर्जी कैलकुलेशंस कर लें। अब ये एक सिचुएशन है कि जिस तरह उसने कहा कि यहां पे आपने एक वेलोसिटी दी, प्रोजेक्शन थी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, आपने उसको अप्लाई किया, जैसे ही फोर्स लगी उसके ऊपर, वो उस फोर्स के हिसाब से, अब फोर्स नीचे की तरफ है, उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ थी, इसकी डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई। अब ये मूव करता जाएगा, डिफ्लेक्ट होता जाएगा और इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि सर्कुलर पाथ पे कोई चीज घूम रही होती है तो सिर्फ एक फोर्स नहीं होती बल्कि इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाती है। तो ये जरा इस जुमले को याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स और ये पार्टिकल को मूव करवाती है सर्कुलर पाथ पर। और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो सिर्फ सर्कुलर पाथ पर एक फोर्स नहीं होती बल्कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो साथ साथ खुद ब खुद आ ही जाती है। इस जुमले को जरा याद रखना है क्योंकि यही जुमला अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होगा। एक कोई क्विज देखते हैं उससे पहले, और वो ये कहता है कि चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q is placed in magnetic field of strength B, the force experienced by the charged particle will be, चार्ज कितना गिवन है Q, placed in magnetic field of strength B, force experienced by the charged particle will be, फोर्स किसके बराबर होती है Q V B साइन थीटा के। तो आंसर क्या हो सकता है इसके ऊपर? जी जनाब, जीरो। 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 आपको कैसे लगा जीरो? क्योंकि स्टेशनरी चार्ज है सर। कहाँ आपने किस जुमले से निकाली, कहां से ये बात निकाली कि ये स्टेशनरी चार्ज है? आप बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं इस बात में, क्योंकि हमने यहां पे देखिए लिखा हुआ है इज प्लेस्ड, मैग्नेटिक आपने रख दिया है चार्ज। आपने ये नहीं कहा कि प्रोजेक्ट करवाया है, आपने ये नहीं करवाया कहा कि उसको इंजेक्ट कर दिया आपने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q इज प्लेस्ड। जो चीज देखे लैंग्वेज मैटर करेगी, लैंग्वेज मैटर करेगी। पता नहीं किसने कह दिया कि बचपन में हमें कि जनाब फिजिक्स पढ़ो तो ग्रामर मैटर नहीं करती और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होती और ग्रामर का कोई रौला नहीं होता है भाई। ग्रामर मैटर करती है, ग्रामर मैटर करती है, लैंग्वेज मैटर करती है। मूविंग अलोंग और मूविंग अक्रॉस में जमीन आसमान का फर्क होता है, प्लेस्ड और प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। लैंग्वेज ही का तो सारी गेम है। तो कहते हैं Q इज प्लेस्ड, जब Q इज प्लेस्ड तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर V की वैल्यू हो गई जीरो। जब V की वैल्यू हो गई जीरो तो फोर्स हो गई आपके पास जीरो और ऑप्शन डी हमारे पास बन गई बेस्ट ऑप्शन। तो लैंग्वेज मैटर करेगी क्योंकि लैंग्वेज बताती है हमें कि किस जुमले में, किस बात में, किस लफ्ज का किसी दूसरे लफ्ज से क्या फर्क पड़ता है। अब आए दोबारा फिजिक्स पर। लॉरेंस फोर्स वो कहते हैं कि जी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। जब भी किसी जगह पे आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें और वहां पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस मौजूद हो तो इस तरह के फोर्सेस के वेक्टर सम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स है। और जब हम कहते हैं कि लॉरेंस फोर्स लग रही होती है तो हमारे पास फोर्स बिकम्स Fe प्लस एफ बी। और जब हम इसकी वैल्यूज को देखते हैं तो हम कहते हैं QE प्लस QV क्रॉस बी। और हम ये कहते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स चार्ज पार्टिकल फॉलोज हेलिकल पाथ। जब भी किसी जगह पर आपने मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाई की हुई हो तो जब आप चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिस्प्लेस कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए डिस्प्लेसिंग फोर्स, ये उसको डिस्प्लेस कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स इज ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये उसको डिफ्लेक्ट करना चाह रही है। अब दोनों मिलकर एक डिस्प्लेस कर रही है, एक डिफ्लेक्ट कर रही है, एक डिस्प्लेस कर रही है, एक डिफ्लेक्ट कर रही है। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना, वो एक हेलिकल पाथ में घूमना शुरू हो जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट फिर हम आगे जाके वेलोसिटी सेलेक्टर में इस्तेमाल करते हैं। और वेलोसिटी सेलेक्टर का सवाल तैयार है और वो कहते हैं इन वेलोसिटी सेलेक्टर इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर 0.3 टेस्ला एंड 10,000 वोल्ट पर मीटर, if charged particle having charge Q and mass m is introduced in such situation its speed will be। ये जो बात दी हुई है ना आपको, ये वाली, ये डिस्ट्रैक्टर है।
क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं ना तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं आता है कि यार m दिया हुआ है तो मैस के साथ वेट आ जाएगा और क्यू के साथ फोर्स आ जाएगी, तो कहीं ये बैलेंस तो नहीं हो रही, कुछ इस तरह की बात, कोई ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं चल रही, हरगिज़ नहीं चल रही। उसकी वजह यह है कि वेलोसिटी सेलेक्टर में एफ बी और एफ ई बराबर है, और हम ये कहते हैं कि एफ बी क्यू वी बी के बराबर, एफ ई क्यू ई के बराबर, चार्ज के साथ कैंसिल, चार्ज का तो रोल ही खत्म हो गया, v इज इक्वल टू ई बाई बी, और 10,000 डिवाइडेड बाय 0.3। अब इसको जब आपने सॉल्व करना है तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसमें बड़ा सिंपल काम है। 10,000 का मतलब क्या है, 10 रेज़ पावर 4, और 0.3 का मतलब क्या है, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 इंटू 10 रेज़ पावर 4/3। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 को जब आपने खाली इस फैक्टर को सॉल्व करना है, 10 रेज़ पावर 4 तो अपनी जगह मौजूद है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.3, क्योंकि 3 टाइम्स 9 बनता है, तो 3.3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4। तो कोई और मसला नहीं है इसके अंदर, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है, तो आपके पास 3.3 10 रेज़ पावर 4 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये बात कि जैसे ही फ्रैक्शन आई हमने उस पॉइंट को रिमूव कर दिया, ऊपर वाली वैल्यूज को हमने एक ही दफा लिख लिया 10 रेज़ पावर 4, और नीचे वाली वैल्यू को एडजस्ट करके उसी को सॉल्व किया, खाली हमारे पास आंसर आ जाता है, कोई बगैर किसी कंफ्यूजन के। जी बेटा सर प्लीज रिपीट करते हैं। क्या ये कैलकुलेशन, यस सर। ये कैलकुलेशन दोबारा देखें और अलग से देखें। देखिए आपके पास यहां से मसला होगा ना, ई ओवर बी वाली बात, ठीक है, ई की वैल्यू कितनी थी 10,000 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितनी थी 0.3। अच्छा 10,000 को आप लिख सकते हो 10 रेज़ पावर 4 और इसको लिख सकते हो 0.3, ये ऐसे ही है। अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव कर दूं तो ये 3/10 बन जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 10 रेज़ पावर 4, जो ये वाला 4 था ये ऐसे ही आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 10 को 3 पर डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो भी आंसर बन रहा होगा, असल में तो देखें ना ये 3 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा इंटू 10 टू रेज़ पावर 4। अब देखिए 3.3 में तो कोई मसला ही नहीं है, ये सारी यूनिट्स सारी वैल्यूज एक जैसी हैं, सारी 3.3 3.3 3. फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क तो आ रहा है ये पावर्स में, यहाँ पे मसला आ रहा है। तो हमने तो असल में इसको सॉल्व करना है, तो हमें पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा कि जनाब ये 10 रेज़ पावर 4 जो बन रहा है वही हमारे पास, यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन 10 रेज़ पावर 4 वाली है, जी है, बिल्कुल है, वहीं पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक होगी बात, यस सर, थैंक यू। ठीक है ना। दोबारा से इस बात को दोबारा से समझ लें कि मैंने क्या किया था, मैंने ये 0.3 था इसके पॉइंट को रिमूव किया, उसके पॉइंट को जब मैंने रिमूव किया तो हम कहते हैं ना पॉइंट रिमूव करते हैं उसके नीचे 1 आ जाता है और जितने आगे डिजिट हो उनके उतने जीरो लग जाते हैं, तो आगे एक ही डिजिट था, आगे जीरो आ गया 10। इस 10 को जो मजीद नीचे मौजूद था ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 हो गया और ये 10 रेज़ पावर 4 वापस उसी तरह ही था, आपने 10/3 को डिवाइड किया तो 3.3 इसका आंसर आ गया और 10 रेज़ पावर 4 ये आ गया। तो अब हमारे पास बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी फर्दर कंफ्यूजन के, ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम ये कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल विच इज यूज्ड टू कंपेयर इट विद अदर पार्टिकल्स। आप लोगों को याद होगा मैट्रिक लेवल की बुक्स में ना कई जगह पे एक जुमला लिखा हुआ होता है और वो जुमला ये लिखा होता है कि बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, ये एक जुमला लिखा हुआ है। भाई अगर बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन तो फिर बीटा पार्टिकल का नाम क्यों अलग लिखा हुआ है, उसको भी तो इलेक्ट्रॉन कहो, नहीं, क्योंकि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। हम वो कहते क्यों, ये बात सिर्फ समझाने के लिए, और क्यों समझाने के लिए, क्योंकि बेसिकली बीटा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो जैसी होती है। तो हम ये कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कंपेयर अ चार्ज पार्टिकल विद एन अदर चार्ज पार्टिकल, और हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और गैस, हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है एट ए वेरी लो प्रेशर। होता क्या है, होता यह है कि यहां पर से इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो इर्द गिर्द मौजूद होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आए डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। अब इर्द गिर्द हाइड्रोजन गैस मौजूद है,
होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन गैस से टकराना शुरू करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना शुरू कर देगा। लेकिन ये एक्साइटिंग या एक्साइटमेंट का लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होता। इन दिस मैटर ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अब वो नीचे आएंगे तो क्या करेंगे कि वो जो कोलिजन की वजह से उन्होंने एनर्जी गेन की थी उस एनर्जी को रिलीज करेंगे। जब उस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा था वहां वहां पे उसने हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया था, और जब हाइड्रोजन गैस एक्साइट हुई तो वो जब डी एक्साइटमेंट होगी स्टार्ट तो वो लाइट एमिट करेगी, और वो लाइट हमारे पास एक सर्कुलर पाथ की शक्ल में मौजूद होगी। अब ये सर्कुलर पाथ हमारी बाकी की कैलकुलेशन करेगा। वो किस तरह से, उस बात को समझिए कि जैसे पार्टिकल घूमता गया और हमने ये देखा कि उसकी मूवमेंट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस एक्साइट हुई, वो डी एक्साइट हुई। जब वो डी एक्साइट हुई तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ बन गया। सर्कुलर पाथ हमें ये बता रहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना, जो अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रहा था, वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था। अब जब वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था तो वो जो भी मैंने बात की थी ना कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं खाली मौजूद होगी, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाएगी। और हम इस मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के कंपैरिजन, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसके कंपैरिजन को इस्तेमाल करते हैं और हम ये कहते हैं कि E/m इज इक्वल टू V ओवर बी आर। और इसी फॉर्मूले को फर्दर, अब V ओवर बी आर में क्या प्रॉब्लम है, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास वेलोसिटी है। अब वो पार्टिकल हमें नजर ही नहीं आ रहा, हमें खाली उसका पैसेज नजर आया है, तो हम उसकी वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो हमने उस फॉर्मूले को चेंज कर दिया, और हमने उस फॉर्मूले को चेंज करने के बाद उस फॉर्मूले को बना दिया 2V ओवर बी स्केयर आर स्केयर। V क्या चीज है, ये आपके पास बेसिकली एक अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरह हम लोग चार्ज टू मास रेशियो इस रिलेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हम लोग इसकी मदद से आइसोटोप्स को सेपरेट करने का काम भी लेते हैं। हम आगे जाके जब चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस रिलेशन को दोबारा पढ़ेंगे। और यहां पे एक क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज करेंटली considered as 1.758820 into 10 to the raised पर plus 11 कूलम पर किलोग्राम। एक क्विक क्विज देखें इसी से रिलेटेड, और वो ये कहते हैं कि पॉजिट्रॉन हैज ए चार्ज टू मास रेशियो सिमिलर टू, एक पॉजिट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो कैसी होती है। ये सवाल देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये सवाल आपको एक अलर्ट दे रहा है। पॉजिट्रॉन कहाँ पड़ा है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, सवाल कहाँ पे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, दिमाग के सारे खाने ओपन रखने, रोशन रखने। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। शाबाश। इसका और एंटी पार्टिकल क्या होता है, हैविंग सेम मास ऑपोजिट चार्ज, हैविंग सेम Yes, मास obviously. ऑपोजिट चार्ज। तो अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चार्ज टू मास रेशियो वही होगी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस की तो बात ही नहीं हो रही, पोलैरिटीज की तो बात ही नहीं हो रही। अब इसमें देखें कि कौन हो सकता है, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, या बोथ बी एंड ए एंड Both सी। A and C. शाबाश। Both A and C. क्यों, क्योंकि बीटा पार्टिकल का चार्ज भी वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है, उसका मास भी वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है, पॉजिट्रॉन का मास भी इतना ही होता है, और चार्ज भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। तो जनाब दो डॉक्टर्स ने मिलकर इस सवाल को भी ठीक कर लिया, और बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो हम ये कहते हैं कि बोथ ए एंड सी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर हम एक बात करते हैं टॉर्क की, क्योंकि जहां हमने बात की फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज की, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो फिर अगर कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स उस कंडक्टर को रोटेट करवाना शुरू करवा दे तो फिर इसका मतलब है कि हमें टॉर्क भी डिस्कस कर लेना चाहिए। और हम कहते हैं कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क ऑन इट, इसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा होता है, और वो टॉर्क हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जनाब यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड आ रहा है। अब जो जहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा है, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो अंदर की तरफ लग रही होगी, दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो बाहर की तरफ लग रही होगी। ये जो फोर्सेस लग रही होगी, कपल जनरेट हो रहा होगा, ये इस कॉइल को रोटेट करवाएगा, और जब ये कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगा तो हम ये कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू NI/BA। ये एक जनरल फॉर्मूला है,
ये एक मैक्सिमम सिचुएशन है, ये टॉर्क की एक मैक्सिमम सिचुएशन है। यहां पर एक और बात हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है, और वो ये आती है कि अगर प्लेन ऑफ द क्वाइल, अगर प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो तो इसका क्या फैक्टर डेवलप होता है। तो हम यहां पे कहते हैं कि हमारे पास यही फॉर्मूला कॉज अल्फा के साथ जनरेट हो जाता है, जिसमें अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। अगर वो सिंपल टॉर्क की बात करता है, वो किसी प्लेन की ओरिएंटेशन की बात नहीं करता, तो NIBA बेस्ट ऑप्शन। अगर वो प्लेन ऑफ द क्वाइल की बात करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक पोल्स या प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक पोल्स फेसिस, तो फिर आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। और यहां पर एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि टॉर्क की एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि बातों करना एक लॉन्ग स्टेटमेंट के साथ सवाल आता है, तो उस सवाल को समझने के लिए इस बातों को आप एज इंफॉर्मेशन याद रखें कि टॉर्क क्या करता है। टॉर्क डिटेक्ट करता है करंट इन कंडक्टर और वायर, और इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे गैल्वेनोमीटर में। हम ये कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ये स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं कि अगर हमें ये देखना है कि इस रीजन में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं मौजूद, तो हम वहां पर एक करंट कैरिंग लूप को प्लेस कर देते हैं अगर मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पर। तो अगर वो रोटेट करना शुरू कर देगा तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जनाब टॉर्क मौजूद था। ठीक, अच्छा, एक कोई क्विज अब इससे रिलेटेड भी। वो कहते हैं अ कंडक्टिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट फील एनी टॉर्क बिकॉज। अच्छा, अब एक आपने करंट, एक कंडक्टिंग कॉइल है, इंपॉर्टेंट बात, एक कंडक्टिंग कॉइल है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट फील एनी टॉर्क बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज। अब पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन 1 टेस्ला, ये कोई रीजन नहीं है। टॉर्क इज सर इक्वल टू ऑप्शन बी। NIBA, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल इज 90 डिग्री। बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हम ऑप्शन सी भी पढ़ लें। नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। डी, बोथ और डी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी किसने बताई है मुझे वो बताएं ना जरा पहले। ऑप्शन डी किसको लगता है ऑप्शन डी ठीक है? देखिए ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल है, उसने ये तो नहीं कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल है, उसने तो कहा कंडक्टिंग कॉइल है। कंडक्टिंग उसमें कहां लिखा है कि उसमें से करंट पास कर रहा है? तो बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके अंदर से करंट ही पास ना कर रहा हो, उसका करंट जीरो हो, ये बिल्कुल पॉसिबल सिचुएशन है। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमें बताई हमारे फ्यूचर डॉक्टर ने वो बताई ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, कॉन्सेप्ट था कि आपने ना एकदम हैरान नहीं हो जाना और एक्साइटेड नहीं हो जाना कि जनाब मुझे ऑप्शन मिल गई है। चारों ऑप्शंस पढ़नी है, चारों ऑप्शंस पढ़ना जरूरी होता है। फिर हम आते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तरफ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, हमें कुछ बातें इसमें से याद रखनी है। वर्सटाइल डिवाइस यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ इलेक्ट्रॉनिकली। जब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन। और फिर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर इसका आ रहा होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कैथोड है, उसके आगे एक फिलामेंट, उसके आगे कैथोड लगा हुआ है। जब फिलामेंट हीटअप होता है कैथोड को एनर्जी मिलती है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। उसके आगे एक सीरीज ऑफ एनोड होती है हमारे पास। ये एनोड्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होते हैं रैंडमली उनको कन्वर्ज करता है, एक बीम की शक्ल में लेकर आता है। अब जब वो बीम बन जाती है तो वो आगे आते हैं, तो आगे उसके पास एक्स प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स का काम क्या है? इन प्लेट्स का काम ये है कि ये चार्ज पार्टिकल को अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन डिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये डिफ्लेक्शन के बाद जब उससे आगे हमारे पास आते हैं और मूव करते करते वाई प्लेट्स में पहुंचते हैं, तो वाई प्लेट्स का काम ये है कि उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करता है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लस वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलके क्या करते हैं? एक वेव जनरेट कर देते हैं। अब जिसके ऊपर जितना पोटेंशियल होगा वो उतना डिफ्लेक्ट करेगा, उसी हिसाब से वेव भी यहाँ पर हमारे पास जनरेट होती है। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन पे जाके जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वहाँ पे इसी तरह का ग्राफ बन जाता है जिस तरह की हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई होती है। और हम ये कहते हैं कि इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, हम इसकी मदद से वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, हम इसकी मदद से फेज डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, और तो और हम इसकी मदद से इंटरफेरेंस भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी वर्सटाइल डिवाइस है। कहा यह जाता है
कि हमारी जो घरों की जो स्क्रीन्स हैं, टीवी स्क्रीन्स, अब तो हम एलईडी और एलसीडीज की बात करते हैं ना, पहले जो टीवी होते थे ये बेस करते हैं सीआरओ के ऊपर। इवन ये जो ईसीजी मशीन्स होती हैं ये मॉडिफाइड और वेल मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं सीआरओ की, क्योंकि इसके अंदर भी वही काम होता है कि हम मुख्तलिफ जगह से पल्स रिसीव करते हैं और उस पल्स को वाई प्लेट्स पर दे देते हैं और वाई प्लेट्स उसको डिफ्लेक्ट करवा रही होती हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ आ रहा होता है जिसको हम जब हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो बता देता है कि जनाब कोई मसला है या खुदा न खासा कोई मसला है या नहीं है, जो भी सिचुएशन होती है वो हमें स्टडी करके बता देता है। तो सीआरओ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ठीक। और इसमें हमें प्रिंसिपल को याद रखना है इसके, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाइल मूविंग थ्रू दी इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ जो हमारे पास जो डिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं। फिर गैल्वानोमीटर में जो गलती करते हैं हम वो सिर्फ ये करते हैं, हमने कहा जाता है टू मेजर द करंट वी यूज़, सबसे ऊपर लिखा होता है गैल्वानोमीटर, हम कहते हैं हाँ गैल्वानोमीटर ही है। गैल्वानोमीटर करंट मेजर नहीं करता, गैल्वानोमीटर सिर्फ करंट डिटेक्ट करता है, हमें बताता है कि करंट है या नहीं है, बस। हमें हरगिज़ ये नहीं बताता कि कितना करंट है, सिर्फ इतना बताता है करंट है या नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इसका तो वर्किंग प्रिंसिपल ही टॉर्क है। हम कहते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क, और ये टॉर्क किसके बराबर होता है, NIBA के बराबर होता है। और हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी जिस टॉर्क की वजह से उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर होने चाहिए। ये रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से आता है? ये रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे आता है कि हमारे पास ये जो पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर को हमने एक स्पाइरल के साथ जोड़ा हुआ होता है जिसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब होगा क्या, होगा ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली एग्जांपल है जैसे वो खिलौने हम लोग टॉयज इस्तेमाल करते थे ना बचपन में, जिसमें चाबी भरते थे। तो जब हम चाबी भरते थे तो वो क्यों चलता था, उसकी वजह ये होती थी, जब हम चाबी भर रहे होते थे ना तो उसके अंदर पीछे एक स्पाइरल मौजूद होता था, वो स्पाइरल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता था। जैसे ही आप उसको रिलीज करते थे वो स्पाइरल वापस रिलैक्स करना शुरू करता था। जब वो स्पाइरल वापस रिलैक्स करना शुरू करता था ना तो उसको कनेक्ट किया होता था व्हील्स के साथ, व्हील्स चलना शुरू हो जाते थे और हम कहते थे कि जनाब ये टॉयज मूव कर रहे हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जनाब नीचे एक स्प्रिंग मौजूद होता है, एक स्पाइरल मौजूद होता है कि जब करंट पास करता है तो पॉइंटर मूव करता है लेकिन स्पाइरल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जैसे ही करंट का पैसेज रुकता है स्पाइरल उसको वापस लेकर आ रहा होता है हमारे पास। और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक मूवमेंट है जो डिस्क्राइब कर रही है गैल्वानोमीटर को। और जब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हम कहते हैं NIBA इज इक्वल टू C थीटा। और अगली बात जो हमारे पास है वो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को एक्सप्लेन करती है, और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास NBA/C एक्सप्लेन करता है कि गैल्वानोमीटर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। और ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वानोमीटर वो होगा जो माइनर से माइनर करंट को भी इग्नोर ना करे, उसको डिटेक्ट कर ले और हमें बता दे कि जनाब इतना करंट पास कर रहा है यहाँ से। फिर हम बात करते हैं एमीटर की, और जब हम बात करते हैं तो एमीटर की तो ये वो डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द करंट। और फिर हम ये कहते हैं कि जब हम एमीटर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है, क्योंकि ये सारी बातें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बन सकते हैं। एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद इन ए सर्किट, पहली बात एमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए। दूसरी बात आइडियल एमीटर मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए ताकि ये कोई खुद से करंट का शेयर ना निकालना शुरू कर दे सर्किट में से। फिर हम ये भी कहते हैं कि गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय प्लेसिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वानोमीटर, और इस रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस का, बाईपास रेजिस्टेंस का, शंट रेजिस्टेंस का। और हम ये कहते हैं कि जनाब इस जगह से हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आई से मुराद रेंज होती है, यानी आप कितनी रेंज का एमीटर तैयार करना चाहते हो। IG करंट ऑफ गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के करंट से मुराद ये होती है, और RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से मुराद ये होती है कि जो उसकी रेजिस्टेंस है कि वो कितना अपोज कर रहा है। करंट से मुराद ये होती है इतना करंट जो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता हो। फिर एक क्विक क्विज देखें यहाँ पर। अच्छा, ये क्विक क्विज जो है ना, इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना है आपने कि किस ऑर्डर से जवाब देना है। वो कहते हैं शंट रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड डैश टू गैल्वानोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर व्हिच इज कनेक्टेड इन डैश इन ए सर्किट। यानी आपने पहले ये बताना है कि शंट रेजिस्टेंस को किस ओरिएंटेशन में, किस ऑर्डर में लगाना है आपने विद गैल्वानोमीटर, और जब वो एमीटर बन जाएगा
तो फिर आपने एमीटर को किस तरह सर्किट में लगाना है? तो शंट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में आती है और सीरीज ये सीरीज। अब होगा क्या? होता यह है, इस सवाल में जो वाहिद गलती होती है वो ये होती है, अब इसमें देखें ऑप्शन सी और डी तो है ही नहीं, क्योंकि सॉरी ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता और ना ऑप्शन बी हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो दोनों सीरीज लिखा है, दोनों पैरेलल लिखा है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। सीरीज और पैरेलल या पैरेलल और सीरीज, तो पहली ऑप्शन पैरेलल है, पहली ब्लैंक जो है उसके लिए, और दूसरे के लिए सीरीज है, तो ऑप्शन सी। यानी shunt resistance is placed parallel to the galvanometer which is converted into ammeter which is connected into in series in circuit। तो हमारे पास यहां पर बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। फिर वोल्ट मीटर की बात होती है और वोल्ट मीटर के बारे में हम कहते हैं कि डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होगा, करंट फ्लो करेगा, तभी हम मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और हम लोग ये कहते हैं कि वोल्ट मीटर को जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल ही हमारे पास इक्वल पोटेंशियल देता है। फिर हम ये भी कहते हैं कि इस एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कर सके। और हम ये भी कहते हैं कि गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय प्लेसिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, और उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास इस तरह आती है। और हम लोग ये कहते हैं कि जब मैं इसको बात ओम मीटर की बात करता हूँ तो ओम मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर दी रेजिस्टेंस। और ओम मीटर को जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ओम मीटर बनाते हैं बाय कैलिब्रेशन मेथड, यानी हम लोग मुख्तलिफ नॉन रेजिस्टेंस प्लेस करके, ये जो स्केल होता है आपके पास गैल्वानोमीटर का जो स्केल होता है 0, 10, 20, 30, आप मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके रेजिस्टेंस की इसकी कैलिब्रेशन कर देते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर एक अननोन रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं। तो नॉर्मली एंटी टेस्ट में यहाँ से हमसे सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन जो बात हमें याद रखनी है कि गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओम मीटर बाय यूजिंग कैलिब्रेशन मेथड। ये वाहिद सवाल है जो यहाँ से आ सकता है और बहुत कम चांसेस हैं इसके भी। क्विक क्विज देखिएगा, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर से रिलेटेड सवाल है। इफ डैश रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन डैश विद गैल्वानोमीटर, यानी हाई रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। बिल्कुल, आपने एक हाई रेजिस्टेंस प्लेस करनी है इन सीरीज, तो हमारे पास ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लो वाली तो बात ही कोई नहीं थी, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर एमसीक्यू सॉल्व करने का ना 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जिसके अंदर हम डायरेक्ट हमें आंसर पता होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, हम आंसर निकाल लेते हैं। एक और मेथड भी होता है जिसके अंदर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और हम करते क्या इसके अंदर, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग करते हैं ये कि जो ऑप्शंस नहीं हो सकती उनको बीच में से निकाल देते हैं। यानी उसने कहा कि वोल्ट मीटर बनाना है गैल्वानोमीटर में से, तो उसमें लो रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है ना, तो ऑप्शन सी और डी को तो हमने वैसे ही बीच में से निकाल दिया। अब रह गई ऑप्शन ए और बी, तो हम इनमें से हमने चूज करना, तो हमने फौरी तौर पर दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया, तो हमें याद आ गया कि गैल्वानोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि जिसको सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं ना उसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज में, और जिसको सर्किट में सीरीज में लगाते हैं ना उसके साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है। यानी गैल्वानोमीटर को जब एमीटर बनाते हैं तो एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, लेकिन एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, लेकिन गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा। ये वो सारे सवाल थे जो पास पेपर में मुख्तलिफ शक्लों में आए हुए हैं, आ सकते हैं, आने की उम्मीद है हमें बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के सवालों को तैयार रखें, ज़हनी तौर पे तैयार रहें, और जहाँ पे जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछनी चाहे, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास आपके साथ राब्ते की 24/7 राब्ता कर सकते हैं आप लोग हमारे साथ। आप अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि आपकी यही जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है आपको कामयाबी के बहुत करीब ले जाती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप लोगों को भरपूर कामयाबी अता फरमाए और आप एक शानदार तरीके से एंटी टेस्ट में अपीयर हो के भरपूर कामयाबी हासिल करके एक ज़बरदस्त, एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर एंजॉय करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। सर जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी।
सर आपने जो EMF ई ओवर एम रेशियो पढ़ाया था सर, जी जी उसमें आपने दो फॉर्मूले बताए थे। जी जी एक तो स्क्वायर वाला था और एक स्क्वायर के बगैर वाला था। जी तो जी। सर हम दोनों को किस वक्त यूज करेंगे, मतलब किस आपने, वक्त हम अगर स्क्वायर आप वाले उस फॉर्मूले को तरीके। देखें ना, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। अगर आप उस फॉर्मूले को देखें ना, तो उसके अंदर एक बेटा फॉर्मूला जो है वो है, रिलेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से, और एक फॉर्मूला रिलेट कर रहा है वेलोसिटी के साथ। स्पीड के साथ। ठीक है, ये वाला आप देखें, मैंने लिखा हुआ है कि ये जो वी है ये वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रहा है, और जो टू वी है आपके पास वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है। तो ये इस तरह है। ठीक है, ओके सर, ओके ठीक सर, है, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू सो वेरी मच। इब्राहिम, आर यू देयर? सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इब्राहिम, बच्चे निकल गए मीटिंग से? हाँ जी सर, आज जी जी मैं बात सुन। यार वो ना कॉल चल तो नहीं रही।